नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2025 में मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की बैठक में भाग लेंगे। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों पर विचार विमर्श होने की संभावना। गृह मंत्रालय ने कहा, नेपाल और भूटान से सड़क तथा वायु मार्ग द्वारा भारत आने वाले नागरिकों के लिए बिना पासपोर्ट या वीजा की यात्रा सुविधा जारी रहेगी। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। अफगानिस्तान में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1400 के पार। भारत ने काबुल में 21 टन राहत सामग्री पहुंचाई। और बिहार के राजगीर में हॉकी एशिया कप प्रतियोगिता में आज से सुपर 4 के मुकाबले शुरू होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2025 में मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की बैठक में भाग लेंगे। इस दौरान उद्योग जगत प्रमुख भारत में सेमीकंडक्टर प्रणाली और इसके विकास पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री पूरे विश्व से आए इन मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से संवाद भी करेंगे। इससे पहले श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2025 सम्मेलन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार में भारत के प्रमुख साझेदार बनने की संभावनाओं का उल्लेख किया। यहाँ दुनिया भर में सेमीकंडक्टर से जुड़े एक्सपर्ट्स हैं। 40-50 से ज्यादा देशों का यहाँ रिप्रेजेंटेशन है और भारत की इनोवेशन और यूथ पावर भी यहाँ नजर आ रही है। और ये जो कॉम्बिनेशन बना है उसका एक ही मैसेज है, द वर्ल्ड ट्रस्ट इंडिया, बिलीव्स इन इंडिया एंड द वर्ल्ड इज रेडी टू बिल्ड द सेमीकंडक्टर फ्यूचर विद इंडिया। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2025 के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तकनीक आधारित वाणिज्यिक उत्पादन से निर्मित इलेक्ट्रॉनिक सर्किट चिप का पहला सेट भेंट किया। श्री वैष्णव ने कहा कि भारत का सेमीकंडक्टर मिशन बौद्धिक संपदा अधिकारों के सम्मान, आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने और वैश्विक भागीदारों के साथ सह विकास मॉडल को बढ़ावा देने पर आधारित है। Today, construction of 5 semiconductor units is going on at a rapid pace. Pilot line of 1 unit is completed and we just presented the first Made in India chip to Honorable Prime Minister. 2 more units will start production in a few months from now. The design of 5 more units is progressing very well. सेमिकॉन इंडिया 2025 के दौरान 12 समझौता ज्ञापनों की घोषणा की गई है। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक आज नई दिल्ली में शुरू होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 2 दिन की बैठक की अध्यक्षता करेंगी। इसमें अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों पर विचार विमर्श होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस संबोधन में कहा था कि वस्तु और सेवा कर से देश को व्यापक लाभ हुए हैं। उन्होंने जीएसटी के तहत सुधारों पर बल देते हुए कहा था कि इससे आवश्यक वस्तुओं पर करों में कटौती होगी और स्थानीय रेहड़ी पटरी वालों तथा उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी। नेपाल और भूटान से सड़क तथा वायु मार्ग से भारत आने वाले नागरिकों के लिए पासपोर्ट या वीजा के बिना यात्रा सुविधा जारी रहेगी। गृह मंत्रालय ने आव्रजन और विदेशी छूट आदेश 2025 अधिसूचित कर दिया है। इसके तहत विशेष श्रेणी में वैध पासपोर्ट, यात्रा दस्तावेज और वीजा संबंधी जरूरतों से छूट दी गई है। एक रिपोर्ट। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति जो धार्मिक उत्पीड़न या इसके भय से भारत में शरण लेने को बाध्य हुए और जो 31 दिसंबर 2024 को या इससे पहले बिना किसी वैध दस्तावेज के भारत आ गए या जिनके पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज की वैधता समाप्त हो गई है, उन्हें वैध पासपोर्ट और वीजा की आवश्यकता से छूट दी जाएगी। इन अल्पसंख्यक समुदायों में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शामिल हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है।
सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वॉन्ग 3 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने हवाई अड्डे पर उनकी अगवानी की। उनकी ये यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर हो रही है। दोनों नेताओं के बीच कल द्विपक्षीय वार्ता होगी। श्री वॉन्ग राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिलेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यात्रा भारत और सिंगापुर के राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। इससे दोनों देशों की साझेदारी और मजबूत होगी। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री लॉरेंस वॉन्ग से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच मुख्य रूप से व्यापार और निवेश, वित्तीय प्रौद्योगिकी, कौशल विकास, स्वास्थ्य तथा संपर्क क्षेत्र में व्यापक रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर बातचीत हुई। जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान डेविड वेटफुल भारत की 2 दिन की यात्रा के दौरान कल रात बेंगलुरु से नई दिल्ली पहुंचे। वे वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से मिलेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि उनकी यात्रा से दोनों देशों के संबंध मजबूत होंगे और रणनीतिक साझेदारी बढ़ेगी। भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोब्गे आज से भारत की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर होंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार वे नई दिल्ली आने से पहले गया और अयोध्या में कार्यक्रमों में शामिल होंगे। दिल्ली में वे विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से मिलेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को 2070 तक कार्बन संतुलित बनाने का लक्ष्य रखा है। वे कल नई दिल्ली में 20वें वैश्विक संवहनीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। श्री गडकरी ने जलवायु परिवर्तन और तापमान में बढ़ोतरी को भावी पीढ़ियों के लिए गंभीर खतरा बताया है। उन्होंने कहा कि कार्बन उत्सर्जन और कार्बन अवशोषण के बीच संतुलन होना आवश्यक है। किसी भी देश में और सोसाइटी में 3 इम्पोर्टेंट इज वेरी इम्पोर्टेंट है: इथिक्स, इकोनॉमी एंड इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में स्वाभाविक रूप से शाश्वत, टिकाऊ और पर्यावरण पूरक विकास से हमारे लिए सबसे बड़ा मिशन है। पर जब पर्यावरण की रक्षा करनी है तो ग्रोथ भी बढ़ानी है। वी नीड कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन द स्टेक होल्डर्स, कि जिसमें हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने कल बीजापुर जिले से 16 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। माओवादियों के खिलाफ जिला रिजर्व गार्ड और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अभियान में बासागुड़ा से 2, गंगलूर से 6 और जंगला से 8 माओवादियों को हिरासत में लिया गया। अफगानिस्तान में आए भूकंप के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 1400 से अधिक हो गई है, जबकि हजारों लोग घायल हुए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्य जारी है। भारत ने अफगानिस्तान को भीषण भूकंप की आपदा से निपटने के लिए मानवीय सहायता भेजी है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि कल 21 टन राहत सामग्री अफगानिस्तान पहुंचाई गई। एक रिपोर्ट। राहत सामग्री में कंबल, टेंट, स्वास्थ्य किट, पानी की टंकी, जनरेटर, रसोई के बर्तन, जल शोधन यंत्र, स्लीपिंग बैग, आवश्यक औषधि, व्हील चेयर, सैनिटाइजर, जीवन रक्षक घोल और चिकित्सा उपकरण शामिल हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि अफगानिस्तान की स्थिति पर नजर रखी जाएगी तथा आगे और भी राहत सामग्री भेजी जाएगी। राहत और बचाव दल मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए काम कर रहे हैं। मृतकों और घायलों के आंकड़े अभी तक अंतिम रूप से घोषित नहीं किए गए हैं। समाचार कक्ष से राजेश मीणा। देश के कई राज्यों में तेज बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। पंजाब बाढ़ के गंभीर खतरे से जूझ रहा है। राज्य में लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि फसल बर्बाद हो चुकी है। सैकड़ों पशुओं की बाढ़ के पानी में डूबने से मौत हो गई है। इस बीच मौसम विभाग ने आज राज्य के कुछ स्थानों में अत्यधिक तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 1,45,000 लोगों के प्रभावित होने के साथ गुरदासपुर बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है। इसके बाद अमृतसर, फिरोजपुर, फाजिलका और पठानकोट का स्थान है, जहां हजारों हेक्टेयर जमीन पर खड़ी फसलें बर्बाद हो गई हैं। साथ ही मानसा, कपूरथला और तरन जिलों में भी हजारों हेक्टेयर जमीन पर खड़ी फसलें जलमग्न हुई हैं। पंजाब के राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया ने बताया कि समय पर राहत, बड़े पैमाने पर लोगों को प्रभावित इलाकों से निकालने और हजारों परिवारों के पुनर्वास के लिए हर संभव प्रयास सुनिश्चित किए गए हैं। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जालंधर। वहीं हिमाचल प्रदेश में शिमला से हमारी संवाददाता ने बताया कि मौसम विभाग ने आज कांगड़ा, चंबा, मंडी और कुल्लू जिलों के कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है।
प्रदेश में लगातार जारी वर्षा से जगह जगह भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं। मंडी जिले के सुंदरनगर उपमंडल के जंगम बाग में कल शाम पहाड़ी से अचानक आए मलबे में 2 घर दब गए, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई है और रेस्क्यू अभियान अभी भी चल रहा है। राज्य के कई हिस्सों में भूस्खलन के चलते 4 राष्ट्रीय उच्च मार्ग और 1334 सड़कें यातायात के लिए बंद हैं। इसके अलावा 2180 बिजली ट्रांसफार्मर और 777 पेयजल योजनाएं भी ठप्प हैं। मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनजर चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, सोलन और शिमला जिले में आज भी शिक्षण संस्थानों में अवकाश घोषित किया गया है। प्रभा शर्मा, आकाशवाणी समाचार, शिमला। वहीं उत्तराखंड में राज्य की प्रमुख नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। सभी आपदा प्रभावितों के साथ हम लोग हैं। ऐसे समय में हमारे बच्चों का स्कूल जाना आना ये भी आगे चलकर सुचारू रूप से हो, उसके लिए मैंने वहां पर कहा है कि निकट भविष्य में सड़क ऊंची बनाई जाएगी और साथ ही हर वर्ष इस प्रकार की समस्या है, विस्थापन इत्यादि के लोगों ने कहा है। पूरे राज्य के अंदर इस वर्ष बहुत आपदा है। थराली, हमारा जखोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, टिहरी सभी जनपदों में लगभग और मैदानी क्षेत्रों में जल भराव है। उधम सिंह नगर में, उधर चंपावत के मैदानी क्षेत्रों में, तो सभी जगह पर प्रशासन हमारा अलर्ट है। 24 घंटे जो है अलर्ट मोड में रहकर सभी के साथ समन्वय बना के काम कर रहा है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा अभी भी स्थगित है। मौसम विभाग ने देहरादून, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, नैनीताल, उधम सिंह नगर और बागेश्वर में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उधर जम्मू और कश्मीर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जम्मू के विभिन्न हिस्सों में कल देर रात से हो रही तेज वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने जम्मू क्षेत्र के कई जिलों में आज दोपहर तक अत्यधिक तेज वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है। वहीं तेलंगाना सरकार ने हाल ही में हुई तेज बारिश और बाढ़ से प्रभावित जिलों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए 200 करोड़ रुपए जारी किए हैं। एक रिपोर्ट। ये धनराशि तत्काल क्षतिग्रस्त सड़कों को यातायात के योग्य बनाने, पुलियों, छोटे पुलों और निम्न स्तरीय पुलों की मरम्मत और पेयजल आपूर्ति बहाल करने के लिए निर्धारित की गई है। इन निधियों का उपयोग जान माल, फसलों या पशुधन के नुकसान पर अनुग्रह राशि के रूप में नहीं किया जा सकता है। सरकार ने बाढ़ में जान गंवाने वाले पीड़ितों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि भी स्वीकृत की है। सरकार ने जिलाधिकारियों को पशुधन और संपत्ति के नुकसान सहित अन्य प्रकार की क्षति की गणना भी पूरी करने का निर्देश दिया है, ताकि राज्य आपदा मोचन कोष के मानदंडों के अनुसार आगे राहत प्रदान की जा सके। हैदराबाद से लक्ष्मी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, लद्दाख, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में अत्यधिक तेज वर्षा का अनुमान लगाया है। उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में भी मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। बिहार के राजगीर में हॉकी एशिया कप प्रतियोगिता में आज से सुपर 4 के मुकाबले शुरू होंगे। भारत के अलावा चीन, मलेशिया और दक्षिण कोरिया की टीमों ने सुपर 4 के लिए क्वालिफाई किया है। भारत की यूकी भांबरी और उनके न्यूजीलैंड के जोड़ीदार माइकल वीनस ने यूएस ओपन में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए सीधे सेटों में शानदार जीत दर्ज की और पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मनोज। धन्यवाद निखिल। देश को मिली पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप विक्रम। दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान और राजस्थान पत्रिका की बड़ी सुर्खी है। वीर अर्जुन ने लिखा है, भारत सेमीकॉन मिशन अगले चरण में। हरी भूमि का शीर्षक है, विक्रम 3201 लॉन्च, रॉकेट और सैटेलाइट मिशन होंगे और आत्मनिर्भर। जनसत्ता ने प्रधानमंत्री के इन शब्दों को दिया है, सबसे छोटी भारतीय चिप दुनिया में बदलाव लाएगी। दैनिक ट्रिब्यून की खबर है, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, पटरी पर लौट रहे हैं भारत चीन संबंध। पंजाब केसरी और राजस्थान पत्रिका ने अनुमान लगाया है, आज हो रही जीएसटी परिषद की बैठक से दैनिक उपयोग की अनेक वस्तुओं पर हो सकती है जीएसटी कटौती। उत्तर भारत में हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त होने का समाचार अखबारों ने पहले पन्ने पर दिया है। दैनिक भास्कर ने श्रीनगर में 35 साल बाद विराजे एकमात्र गणपति की मूर्ति को झेलम में विसर्जित करने का समाचार सचित्र प्रकाशित किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक आज नई दिल्ली में होगी। बैठक में अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों पर विचार विमर्श होने की संभावना।
गृह मंत्रालय ने कहा, नेपाल और भूटान से सड़क तथा वायु मार्ग द्वारा भारत आने वाले नागरिकों के लिए बिना पासपोर्ट या वीजा के यात्रा की सुविधा जारी रहेगी। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। अफगानिस्तान में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1400 के पार। भारत ने काबुल में 21 टन राहत सामग्री पहुंचाई। और बिहार के राजगीर में हॉकी एशिया कप प्रतियोगिता में आज से सुपर 4 के मुकाबले शुरू होंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।